नमस्कार साथियों। राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया के ऑनलाइन शिक्षण क्रम में भूगोल विषय में एक बार फिर आज हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसमें हमारा विषय बीए पार्ट थर्ड में जो महाद्वीपों का प्रादेशिक भूगोल या विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो पेपर है उसमें आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जैसा कि हमें पता है कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है और मानचित्र हमने देखा हो इसे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पान के पत्ते के आकार का इसका जो मैप है वो उस तरह का अवस्थित है। अच्छा, इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि मकर रेखा जो है वो दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अन्य दक्षिणी महाद्वीपों के समान दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व समुद्र तटीय क्षेत्रों विशेषकर शीतोष्ण जलवायु दशाओं में पाया जाता है, जबकि आंतरिक भूभाग प्राय विरल जनसंख्या के क्षेत्र है। जैसे दक्षिणी जो गोलार्ध के महाद्वीप हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका, तो इन सब में जो जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है वो द्वीपीय या तटीय इलाकों में पाया जाता है। आंतरिक भूभाग मुख्यतया खाली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थली भाग है पूरा अंदर, जो जिसको ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहते हैं, या दक्षिणी अफ्रीका में भी सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो ये अंदर वाले भूभाग खाली हैं और जितनी भी जनसंख्या सघन बसी हुई है वो तटीय इलाकों पर बसी हुई है। ऐसा ही दक्षिणी अमेरिका में भी है। बीच वाली जगह जो है वो खाली है किसी न किसी कारण से, जिसमें मरुस्थल भी है, जिसमें जंगल, घने जंगल भी हैं, पर्वतमाला भी है। और द्वीपीय इलाकों में या तटीय इलाकों में जहाँ बंदरगाह है या व्यापार के अच्छे संसाधन हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का सघन बसाव स्थित है। तो इस तथ्य को हम ध्यान में रख सकते हैं कि जनसंख्या किस जगह पर क्यों बसी गई, क्यों मानव ने वहाँ रहना स्वीकार किया, क्योंकि उसे वहाँ रहने के लिए उपयुक्त पानी मिला, उपयुक्त ज़मीन मिली और अपना जो खाने कमाने के साधन हैं जैसे व्यापार है या मछली पालन है, तो ये सारे साधन वहाँ पे उपलब्ध हुए, इसलिए जनसंख्या वहाँ पे रहना शुरू हुई। आगे हम देखते हैं। वर्तमान समय में दक्षिणी अमेरिका में कुल 14 देश हैं, जिसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा है और मालवीना सबसे छोटा है। ये एक फैक्ट है जिसे हमें याद करना पड़ेगा। यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व अमेरिका के मूल निवासी, जिसे रैन इंडियन कहा जाता है, 4 प्रमुख जातियों में विभाजित थे, जिसमें अजतक, मैक्सिको, माया, चिप्चा और इनका। तो ये अलग अलग इनका जो 4 प्रजातियां हैं रेड इंडियन की, ये अलग अलग जगह पर बसी जाती है। जैसे अजतक जो है वो मैक्सिको वाली जगह पर, माया जो है होंडुरास, चिप्चा उत्तरी अंडीज़ में और इनका दक्षिणी अंडीज़ में। तो इसका बसाव शुरू कहाँ से हुआ? दक्षिणी अमेरिका के इतिहास में हम जाएं तो सबसे पहले जब यूरोपीय उपनिवेशवादी ताकतों का सबसे शुरुआती समय था, जब कुछ साहसी नाविकों ने इस दुनिया की नई धरती को खोजना शुरू किया, तो उसी के तहत कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचा, वेस्पुस्की और मैगेलन ने पूरी धरती का चक्कर लगाया, वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो उसी दौरान पुर्तगालियों ने दक्षिणी अमेरिका की खोज की और ब्राज़ील को सबसे पहले अपना एक निवास स्थान बनाया। ब्राज़ील तट जो है वो सबसे पहले बसा। भूमध्य रेखा पर स्थित होने के बावजूद क्वेटो, जिसका औसत वार्षिक तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस है और यह नगर समुद्र तल से 2745 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जिस तरह से ये हम देख सकते हैं कि पश्चिमी हिस्से से या पूर्वी हिस्से से ब्राज़ील की तरफ से दक्षिणी अमेरिका का बसाव होना शुरू हुआ और धीरे धीरे क्वेटो, इक्वेडोर और जो विषुवत रेखा जहाँ से निकलती है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा 3 जगह से निकलती है। हमें याद रखना चाहिए, अगर हो सकता है कहीं पूछा जाए। हालांकि हम दक्षिणी अमेरिका कभी जाएंगे नहीं और हो सकता है कुछ लोग जाएं भी तो उन्हें विषुवत रेखा वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये केवल जो अक्षांश देशांतर का माप है इसके लिए खींची गई है। तो
जैसा कि हम पढ़ते हैं तो विषुवत रेखा 3 देशों से होके निकली है। पहला इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। इन तीनों देशों में से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा का जो नॉर्मल जो प्रभाव वहाँ रहता है दक्षिण अमेरिका में, तो उत्तरी भाग में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो हम उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखें तो ये पान के पत्ते के आकार का है कि उत्तरी भाग से ये चौड़ा है और दक्षिणी भाग से थोड़ा सा सकड़ा है। तो जब आप एटलस देखेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सिरे पर पूरा एक पर्वतमाला अवस्थित है जिसे एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला और जितने भी देश हैं उनको एक बार देखिएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में कुल 14 देश ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जिसमें कई सारे फेमस भी हैं, जैसे ब्राज़ील है, चिली है, इक्वेडोर है ना, ये बहुत सारे फेमस देश भी हैं। और इसमें जो बेसिन है, मुख्य नदी जो है बेसिन, वो अमेजन का है। अमेजन नदी एक बहुत विशाल चौड़ी नदी है और इसमें अमेजन बेसिन और दक्षिणी चिली एक ऐसा देश है। चिली भी एक इंटरेस्टिंग नाम है, जिसको हिंदी में अपन मिर्ची कहते हैं, उसको अंग्रेजी में चिली कहा जाता है। तो चिली नाम उस देश का इसलिए पड़ा क्योंकि उस देश का मानचित्र मिर्ची के आकार का है, लंबा है, तो उसका इसलिए चिली नाम दिया गया। तो चिली में दक्षिण की ओर और अमेजन बेसिन में साल भर वर्षा होती है। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसका मतलब यहाँ शीत ऋतु में वर्षा बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और मुख्य जो पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में, वो एंडीज पर्वतमाला है। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत का अर्थ है जहाँ वलन क्रिया से पर्वत का निर्माण हुआ। अगर हमने भौतिक भूगोल अच्छे से पढ़ी है कक्षा में तो मैंने ही आपको बताया होगा कि जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैगनर ने बताया कि प्लेटें पश्चिम की ओर खिसकती गई और नीचे जो सीमा का बल लगा उसके कारण प्लेटों में मुड़ाव पैदा हुआ, तो हर महाद्वीप के पश्चिमी सिरे पर पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सिरे पर, वैसे ही एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी सिरे पर। तो पूरी मानचित्र में आप देखेंगे सीमा रेखा पर एंडीज पर्वतमाला किस तरह से विद्यमान है। तो ये एक मोड़दार पर्वत है जो वलन क्रिया से निर्मित हुई है और वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है लंबाई में अगर देखें तो, क्योंकि महाद्वीप के उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक ये फैली हुई है, तो इसकी लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है जो 7,200 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो अधिकांश चौड़ाई है वो 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और मकर रेखा के बीच में है। तो ये हमें ध्यान चला कि दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा भी निकलती है और मकर रेखा भी निकलती है। अब इसी पर्वतमाला की और बात करें तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी अकाकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। रेफरेंस हम देख सकते हैं भारत का, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 के आसपास है और इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। एक और महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है जो याद रखने काबिल है। एंडीज पर्वतमाला पर बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर, बोलीविया और पेरू एक देश हैं जहाँ की फुटबॉल टीमें खेलती है पेरू की, अगर आप फुटबॉल देखते हो तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील है। टिटिकाका झील, एक झील का नाम है टिटिकाका, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो ये भी एक फैक्ट अच्छा है। दक्षिण अमेरिका में 3 नदी बेसिन प्रमुख हैं। नदी बेसिन यानी कि नदी का मैदान, नदी का जो फैलाव होता है उसे बेसिन कहा जाता है। तो 3 नदियाँ बड़ी फेमस हैं, उनका बेसिन
जो कि ओरोनिको बेसिन, अमेजन बेसिन और पराना पराग्वे बेसिन, ये 3 नदी बेसिन सबसे मुख्य हैं। जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है याद रखने के लिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है जल की मात्रा की दृष्टि से, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल रहता है। और दूसरी जो 2 नदियां हैं ओरोनिको और पराना पराग्वे, ये अटलांटिक महासागर में घिरती हैं। इसके बाद हम मिट्टी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भागों में, मुख्यतः ब्राज़ील में बेडाल्फर, लाल और लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ब्राज़ील जो है एक पठारी इलाका है, जो टेरा रोसा मिट्टी वहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ब्राज़ील का पठार जो कि बहुत पुराना पठार है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, जब हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा और अफ्रीका का हिस्सा दोनों एक तरह से एक दूसरे के टुकड़े से टूटकर अलग हुए हैं, और ये महाद्वीपीय विस्थापन धीरे धीरे हुआ है। तो पहले दक्षिण अमेरिका का हिस्सा और अफ्रीका का हिस्सा आपस में जुड़े हुए थे इस तरह से। तो ये जुड़े हुए होने के कारण इनके जो धरातल है, क्योंकि अफ्रीका का पठार और यहाँ ब्राज़ील का पठार ये टूट के अलग हुआ, तो इनका जो अंदर का भूगर्भिक स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक संरचना है, वो एक जैसी है। तो ये जो टेरा रोसा मिट्टी है ब्राज़ील की, ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ब्राज़ील का कहवा वाकई बहुत फेमस है। और वनस्पति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिण भाग और एंडीज के ऊंचे भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन नॉर्मली पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि कभी जब वहाँ पे तापमान काफ़ी कम होता है तो उनकी पत्तियों को पूरा पोषण ना मिल पाने के कारण वो चौड़ी नहीं हो पाती और वो पतली नुकीली रहती हैं और केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई नहीं बढ़ती। और बर्फ़बारी होने के समय वो बर्फ़ ठहरता नहीं है, कोणधारी होने के कारण नीचे गिर जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। अच्छा, एक और फैक्ट है, दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सेल्वाज कहा जाता है। सवाना घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने लिए फैक्ट हैं और परीक्षा के लिए 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ये सेल्वाज क्या होता है, कैंपोस क्या होता है, लानोस क्या होता है, इसकी परिभाषाएं हमें याद करनी होंगी। तो ये घास के मैदानों के अलग अलग जगह पर दिए गए लोकल नाम हैं। जैसे हमारे यहाँ अलग नाम होते हैं, घास के रिजगा भी होता है ना, कहीं हाथी घास होती है, कहीं नेपियर वगैरह होता है। तो वैसे ही वहाँ पे घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे लानोस एक मैदान का नाम है पूरा, है ना, घास का नाम नहीं है, लानोस मैदान का नाम है, काम्पोज, सेल्वाज। तो इस तरह से ये वहाँ की लोकल जो कहने के लिए जो नाम है। तो विश्व में जो कुल वनों का 25% वन है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका मतलब दक्षिण अमेरिका में काफ़ी अच्छी मात्रा में वनस्पति आच्छादन हो रखा है। पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जहाँ संपूर्ण विश्व में वनस्पति की गिरावट आ रही है, वन आच्छादन की कटाई हो रही है। उस जगह पर दक्षिण अमेरिका जैसा देश जो पूरे विश्व का 25% जो वन का हिस्सा है वो रखता है। यहाँ पे एक और करंट इशू आपको, अगर आपने कुछ समय पहले अखबारों में पढ़ा हो तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि ब्राज़ील के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में एक विशालकाय आग लगी गई। वही विशालकाय आग जो ब्राज़ील के अधिकांश जंगल, अमेजन के जंगल को साफ करती चली गई। विश्व की साझा सरकारों ने, यूएनओ ने ब्राज़ील की सरकार को हस्तक्षेप किया और ये कहा कि वो आग बुझाने के लिए क्या कर रही है। तो ऐसा कुछ लगा कि वो आग सरकार के प्रभाव से बाहर है। अब उसमें कई सारी पॉलिटिक्स ऐसे भी चलती है कि हो सकता है ब्राज़ील की सरकार ने उस ज़मीन को लेने के लिए, उस ज़मीन का उपयोग करने के लिए, जंगलों को साफ़ करने के लिए आग को नहीं बुझाया गया या आग लगवाई गई या जो भी हुआ,
जिस भी कारण से हुआ, पर वो जो जंगल थे वो पूरे विश्व की संपत्ति थे और पूरे विश्व को जो विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं वो तो पूरे विश्व की जान थे वो, जिसमें पर्यावरण संतुलन को मेंटेन करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। तो उन जंगलों की सफाई बड़े स्तर पे हुई। उसके बाद एक एक करके, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जंगल जला, ब्राज़ील का जंगल जला, फिर कैलिफोर्निया का जंगल जला। पिछले 3 महीने में हम देखेंगे कि विश्व के काफ़ी सारे जंगलों को जलाकर ख़त्म कर दिया गया। तो ये करंट इशू है जिससे हम प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा अवेयर हो सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने भी कुछ बोला अपने समय में, हम भी कुछ सोचें। और ये सब करके मनुष्य अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी, तो सबसे पहले मनुष्य को ही जाना होगा इस धरती से। तो ये कुछ इशू हैं जिनके बारे में हम अवेयर हो सकते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ के। तो आप इस महाद्वीप के बारे में किताबों में अच्छे से पढ़िएगा, मैप को देखिएगा और धीरे से परीक्षा की तैयारी भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।